सेट्स क्या है? नाम ही पढ़ के समझ में आ रहा है कि किसी तरह के कलेक्शन की बात हो रही है सेट्स में। तो बहुत सारी चीजों की कलेक्शन की बात हम दुनिया में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि रेनबो के कलर्स क्या क्या हैं, तो आपके दिमाग में एक सेट ऑफ कलर आएगा, जिसको अगर आप क्लास 10th में सही से पढ़े हैं तो याद होगा, जिसको हम विबग्योर से रिप्रेजेंट करते हैं। शॉर्ट में नेमोनिक है याद रखने के लिए, विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जैसे हम बात करें स्टेट्स की, अगर हम बात करें तो दिमाग में आएगा आपके बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है। ये सारे नाम आपके दिमाग में आएंगे। तो ये सारा क्या है भाई? तो कलेक्शन है। ठीक है। वैसे ही हम बात करें कि कोई नंबर हमने ले लिया, सपोज वो नंबर 20 है, तो हम बात करें प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20। 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे? तो ये एक कलेक्शन ऑफ कुछ नंबर होगा जो कि 20 का प्राइम फैक्टर होगा। तो क्या क्या हो सकता है भाई? 20 का प्राइम फैक्टर 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा, 4 20 का फैक्टर तो है, प्राइम फैक्टर नहीं है। 5 इसका एक प्राइम फैक्टर होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 और 10 भी नहीं होगा। तो 20 के प्राइम फैक्टर्स ये हमको मिल गए, 2 और 5। तो 2 और 5 क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर है। 2 एंड 5 आर कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो किसी भी चीज के वेल डिफाइंड कलेक्शन को सेट कहा जाता है। तो ये वेल डिफाइंड जो वर्ड यूज किए हैं, इसका मतलब आपको समझाते हैं। पहले सेट की ऑफिशियल डेफिनेशन लिख ले। ये सारे एग्जांपल्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो बस मैंने समझाने के लिए बोर्ड पे लिखा है। वैसे ही आप कह सकते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, तो आपके दिमाग में आएगा कि बी कॉन्सोनेंट है, सी कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है। तो ये सारे जो कॉन्सोनेंट हैं, ये एक सेट बना रहे हैं। ठीक है, एक कलेक्शन बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मली हम जो समझ रहे हैं सेट को कलेक्शन के फॉर्म में। मगर मैथ में थोड़ा सा हमको इससे हट के जाना पड़ेगा। हमें कहना पड़ेगा कि जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो अब हम ऑफिशियल डेफिनेशन लिख रहे हैं सेट की। सेट की ऑफिशियल ऑफिशियल डेफिनेशन है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे एक कीवर्ड आ गया, वेल डिफाइंड। कलेक्शन होने के साथ साथ वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो वेल डिफाइंड का मतलब कि इसकी डेफिनेशन हर किसी के लिए सेम होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए डेफिनेशन। जैसे हम बात करें भारत के स्टेट्स की, तो पूछा जाए कि बिहार स्टेट है, तो जितने बच्चे इस क्लास में हैं सब कहेंगे कि हाँ सर बिहार स्टेट है। अगर हम बात करें आपके मैथ्स के बुक में क्लास 11th में कितने चैप्टर हैं, सबके लिए वो चैप्टर सेम होगा। तो ये जो कलेक्शन हुआ ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। मगर अगर हम बात करें कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है, ये पूछा जाए आपसे, तो कोई बोलेगा कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर तो सर टाइगर है। तो दूसरा बोलेगा टाइगर कैसे है, जंगल का राजा तो लायन को बोलते हैं, तो सबसे खतरनाक जानवर तो लायन हो गया। फिर कोई बोलेगा कि लायन पेड़ पे चढ़ सकता है क्या? नहीं चढ़ सकता है। जो लेपर्ड होता है वो तो पेड़ पे भी चढ़ सकता है, पानी में भी तैर सकता है। तो सबसे खतरनाक जानवर वो हो गया। फिर एक किसान की बात करें, किसान बोलेगा आजकल तो सबसे खतरनाक टिड्डी चल रहा है भाई। टिड्डी हमला कर रहा है और पूरा का पूरा खेत साफ कर दे रहा है। टिड्डी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल। कोई बिजनेसमैन है, चावल दाल का बिजनेस करता है, उसको चूहों ने परेशान कर रखा है। चूहे आते हैं, उसके चावल दाल के बोरों को काट देते हैं और अनाज बर्बाद कर देते हैं। तो उस आदमी के लिए सबसे खतरनाक जानवर क्या हो जाएगा? चूहा हो जाएगा। तो ये जो हमने कहा कि सबसे खतरनाक जानवर दुनिया का, तो इसकी डेफिनेशन हर किसी के लिए चेंज कर गई। मगर यही हम कहते हैं कि रेनबो में कौन कौन सा कलर है, तो हर किसी के लिए यही डेफिनेशन होता। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये डेफिनेशन किसी के लिए भी चेंज नहीं होता। तो कलर्स ऑफ रेनबो इसीलिए सेट हो गया। मगर मोस्ट डेंजरस एनिमल का जो है नाम लिखने के लिए बोला जाए, 4 मोस्ट डेंजरस एनिमल या 5 मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो चूंकि सबका आंसर अलग अलग आएगा, इसलिए वो सेट नहीं कहलाएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि दुनिया का सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर कौन सा है, तो
कोई कहेगा कि सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर जो है भाई डेल स्टेन है। कोई बोलेगा कि नहीं, डेल स्टेन कहाँ सबसे खतरनाक है, उससे खतरनाक खतरनाक जो है दुनिया में बॉलर है। ब्रेट ली हुआ है, ब्रेट ली उससे तेज बॉल फेंकता था, तो ब्रेट ली सबसे डेंजरस हो गया। कोई कहेगा कि नहीं, उससे डेंजरस तो जो है शोएब अख्तर उससे तेज फेंकता था, फास्टेस्ट बॉल तो उसने फेंका हुआ है, तो वो सबसे डेंजरस हो गया। तो फिर उधर से जो पुराने जमाने के लोग हैं वो बोलेंगे ये सब तो कुछ है ही नहीं है। डेनिस लीली था जो सबसे फास्ट बॉलर था, सबसे खतरनाक बॉलर था, सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर। बैट्समैन लोग उसके डर से थर थर कांपता था। फिर तो कोई कहेगा आपको कि नहीं, डेनिस लिली कहाँ हुआ, एंडी रॉबर्ट्स था वेस्ट इंडीज का, वो सबसे फास्ट बॉल फेंकता था, वो सबसे खतरनाक था। फिर कोई कहेगा कि उससे खतरनाक तो फिर वकार यूनुस था। वकार यूनुस तो कितने सारे बैट्समैन के जो है टो को क्रश कर दिया था, तो उसका नाम ही टो क्रशर पड़ गया था। तो ये डेफिनेशन जो है दुनिया के सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर, ये सबके लिए सेम नहीं होंगे, सबके लिए डेफिनेशन अलग अलग हो गया। फास्ट बॉलर का जो कलेक्शन हुआ वो फिर सेट नहीं कहलाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि सबके लिए सेम होना चाहिए डेफिनेशन। कोई कहे कि दुनिया का सबसे तीन सुंदर रंग, तो कोई कहेगा कि मुझे पिंक पसंद है, ग्रीन पसंद है और ब्लू पसंद है। कोई कहेगा कि पिंक से भाई यार तो कोई रंग ही नहीं होता है, वो तो लेडीज कलर है। हमको तो भाई व्हाइट पसंद है, येलो पसंद है और ब्लैक पसंद है। सबके लिए जो दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग है उसका डेफिनेशन वेरी कर जाएगा। तो इसका मतलब दुनिया के सबसे खूबसूरत रंग का कलेक्शन सेट नहीं कहलाएगा। तो चलो इसी डेफिनेशन में हम आगे बढ़ते हैं और सेट के कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। ऑल कलर्स ऑफ रेनबो हम कह सकते हैं, ये सेट है। ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये भी सेट है। ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20, ये भी क्या है भाई, 20 के सारे प्राइम फैक्टर्स भी सेट है, क्योंकि इसका डेफिनेशन सबके लिए जो है सेम रहेगा। कोई कहे द कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ये सेट है, तो बिल्कुल इवन नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो सेट है। तो क्या पूछा जाए कि इवन नेचुरल नंबर का कलेक्शन क्या है भाई, तो नेचुरल नंबर होना चाहिए मतलब एक से बड़ा, और इवन होना चाहिए मतलब दो से डिविजिबल। तो हर कोई कहेगा 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, किसी के लिए भी डेफिनेशन चेंज नहीं होगी अगर सही सही लिखा हुआ है। तो 3 पूछा जाए कि इवन नेचुरल नंबर है क्या, कोई भी बच्चा कहेगा कि सर 3 इवन नेचुरल नंबर नहीं है। इसीलिए कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर इज आल्सो अ सेट। सेट क्या नहीं है इसको लिखने की जरूरत नहीं है हमको फिलहाल, वो हमको समझ लेना है क्या नहीं है। अगर डेफिनेशन सबके लिए वेरी करेगा तो हम कहेंगे कि वो चीज जो है सेट नहीं है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं, या आप जल्दी से कॉपी कर ले, तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कौन सा चीज सेट है, कौन सा चीज सेट नहीं है। हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया सर। तो हम एनसीईआरटी से पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस। एक्सरसाइज 1.1 है, पहला क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, सेट है। सेट है, बिल्कुल ये सेट। अच्छा, इसको मैं अपने स्क्रीनशॉट अपने बोर्ड पे ले लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट। तो आप बस एक्सरसाइज 1.1 लिखिए और 1 का फर्स्ट लिखिए यस, और सेट लिख भी लीजिए क्या है। 1 का फर्स्ट लिखा यस, और इस सेट को लिख लिया हमने। ये सेट क्या क्या है भाई, तो जे से शुरू होने वाला जनवरी है, फेब नहीं है, मार्च नहीं है, अप्रैल नहीं है, मई नहीं है, जून है, जुलाई है। तो ये बन गया हमारा सेट पहला वाला। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बाकी कोई भी जो है जे से शुरू नहीं होता है। दूसरा है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, भारत के 10 सबसे टैलेंटेड लेखक, नहीं है सर सेट। ये नहीं है सेट, ये परिभाषा बदल जाएगी। कोई कहेगा कि मुंशी प्रेमचंद सबसे टैलेंटेड है, मतलब उसके लिस्ट में मुंशी प्रेमचंद आएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर आएंगे, कुछ भी आएगा। जो सिर्फ मॉडर्न राइटर्स को ही पढ़ा है और पुराने राइटर्स को नहीं पढ़ा है, तो वो कुछ मॉडर्न राइटर्स के नाम बोलेगा, एक्स वाई जेड किसी के भी, तो ये जो है सेट नहीं हुआ। थर्ड है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, नहीं है। ये नहीं है सेट। दुनिया के सबसे बेहतरीन 11 बैट्समैन, कोई कहेगा सचिन तेंदुलकर है, तो कोई कहेगा सचिन तेंदुलकर तो रिटायर कर गए भाई, उनका नाम मत लो। फिर अभी वाले में कोई कहेगा विराट कोहली है, तो कोई कहेगा कि धोनी है, तो ये डेफिनेशन सबके लिए वेरी कर जाएगा, तो नहीं है। फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर है क्लास, अब ये जो हमारी क्लास है अभी जो लाइव है ऑनलाइन क्लास सर। है, इसमें जो बॉयज है कौन कौन है भाई, अब आज की क्लास में देख ले हम, तो आदित्य नमन है, ज्ञानम है और राशिद है।
तो ये हो गया, ये है सेट। हमारे क्लास में जो बॉयज हैं इनका कलेक्शन जो है सेट है, वेल डिफाइंड है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 है। 100 से छोटा नेचुरल नंबर, 1 से शुरू करो 99 तक चले जाओ, ठीक है, तो ये है। पूरा है। तो इसको हम कह सकते हैं यस, और इसको लिख भी लिया जाए 1 2 ऐसे करते करते 3 डॉट लगा दिया और लिख दिया 99। ये 3 डॉट बीन डॉट सबका मीनिंग आगे आपको बताएंगे। छठा क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद सेट जी ने है। जो नॉवेल लिखा है ये सेट है। जैसे उन्होंने 15 नॉवेल लिखा होगा या 20 यस। नॉवेल लिखा होगा, तो ये है। ये बोलता कि 3 सबसे बेहतरीन नॉवेल मुंशी प्रेमचंद का, वो आंसर सबके लिए वेरी कर जाता, वो सेट नहीं कहलाता। यस। सातवें की बात कर ले, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सारे इवन इंटीजर्स का सेट है। कलेक्शन है बिल्कुल। तो ये तो यस है सर। सेट। अच्छा, इवन इंटीजर में आप बताओ -2 आएगा या नहीं आएगा? -2 -4 -6 -8 इवन नहीं आएगा। आएगा। देखो हमेशा याद रखो कि जब भी हम प्राइम और कंपोजिट की बात करते हैं तो हम नेचुरल नंबर पे ही जो है बात करते हैं उसकी, या कभी कभी होल नंबर से होल नंबर पे उसकी बात की जाती है, प्राइम और कंपोजिट। नेगेटिव नंबर्स पे बात नहीं की जाती है प्राइम कंपोजिट। अगर जब इवन ऑड की बात करते हैं हम, तो नेगेटिव नंबर्स भी जो है इवन ऑड होते हैं। -2 इवन नंबर है, -4 इवन नंबर यस है, सर। ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, इधर 3 डॉट लगा दिया, ऐसे लिख लिया -6 -4 -2 0 2 4 6, 3 डॉट लगा के छोड़ दिया। मतलब ये आगे भी बढ़ता चला जाएगा इन्फिनिटी तक, और पीछे भी ये बढ़ता चला यस जाएगा। सर। तो ये 7 क्वेश्चन हो गए, और भी क्वेश्चन है कुछ इसमें, उसको भी ले लेते हैं। 8वां और 9वां, चलो ठीक है। ये 8वें और 9वें की अगर हम बात कर लें, अभी कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब तुम्हारे इस बुक की बात हो रही है, एनसीईआरटी के बुक के जो चैप्टर है ये, इसमें इस वाले चैप्टर में जो क्वेश्चन है उसका कलेक्ट तो है, यस सेट है। कुछ होगा 100-150 क्वेश्चन, ठीक है, तो है। यस सर। 9वां, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। नहीं है। ये सेट नहीं है। मोस्ट डेंजरस एनिमल जैसे मैंने कहा सबके लिए डेफिनेशन वेरी करते हैं। इसमें और क्वेश्चंस आप लोग को दिए जाएंगे सेट पहचानने के लिए, वो मैं आपको शीट भेजूंगा अपना आज का होमवर्क शीट, तो उसमें और क्वेश्चंस रहेंगे। यस। तो अभी मुझे लगता है कि इतने से समझ में आ गया होगा कि कौन सेट होता है और कौन सेट नहीं होता है। अब आगे जो हम बताएंगे उसमें लिखिएगा कुछ नहीं, आप जब लिखने के लिए कहेंगे तब लिखिएगा, पहले समझते जाइए। तो जैसे मान लिया हमको कहा गया सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट या इंग्लिश लैंग्वेज, क्या क्या होगा भाई? ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा, यू होगा। ये 5 वॉवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो अब ये जो अंदर में लिखा हुआ है ए, ई, आई, ओ, यू, इसको हम कह सकते हैं कि इस सेट का एलिमेंट है या मेंबर है या ऑब्जेक्ट। कहेंगे कि ए इस वाले सेट का एलिमेंट है, ठीक है, या मेंबर है या ऑब्जेक्ट, ठीक है। ई इस सेट का ऑब्जेक्ट है, आई इस सेट का ऑब्जेक्ट है, ओ इस सेट का ऑब्जेक्ट है या मेंबर है या एलिमेंट है, कोई भी वर्ड आप यूज करें। और ये एलिमेंट या मेंबर या ऑब्जेक्ट जो 3 टर्म है, इसको सेट में डिफाइन नहीं किया जाता है, इसको अनडिफाइंड छोड़ दिया जाता है। जैसे आपको बोले कि नंबर को डिफाइन करो, व्हाट इज नंबर, तो मैथ में ना हर चीज को डिफाइन नहीं किया जाता है, जो बहुत ही ऑब्वियस चीज है, इसका मीनिंग सबको पता है, कोई जिसपे दो राय हो ही नहीं सकती है, बच्चे से भी पूछा जाए वो भी समझ जाए। तो वैसे चीजों को मैथ में अनडिफाइंड छोड़ते हैं आज के टाइम। तो नंबर अनडिफाइंड है, इवन नंबर डिफाइंड है। होल नंबर पूछा जाए, व्हाट इज होल नंबर, वो भी अनडिफाइंड है। नेचुरल नंबर पूछा जाए, वो भी अनडिफाइंड है। मतलब नेचुरल नंबर शब्द की कोई परिभाषा नहीं है। नेचुरल नंबर क्या होता है ये सबको पता है, 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 ऐसे करके ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। तो चूंकि सबको ये चीज मालूम है, इसलिए इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे ही सेट में जो एलिमेंट्स हैं इसके, ये एलिमेंट शब्द को हम डिफाइन नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है। सेट का नाम कैसे देते हैं वो देख लेते हैं। जैसे हमारा सेट ऑफ वॉवेल है, इसका नाम देना है हम, कोई भी एक कैपिटल अल्फाबेट यूजुअली यूज करते हैं, अपर केस अल्फाबेट। जैसे वॉवेल की बात कर रहे हैं, सपोज कैपिटल वी बोल दिया हमने, तो सेट ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट है, उसका नाम हमने रख दिया सेट का कैपिटल वी। कैपिटल वी सेट जो है उसके एलिमेंट्स क्या क्या है भाई? तो ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है।
कैपिटल ए भी नाम दे सकते थे इसका, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मगर इन जनरल कोई भी एक अपर केस अल्फाबेट या कैपिटल लेटर यूज करते हैं सेट का नाम देने के लिए। और जो सेट के एलिमेंट्स है ना, इसको डिनोट करने के लिए इन जनरल लोअर केस अल्फाबेट यूज करते हैं। जैसे ए हमने लिखा यहाँ, तो देखो लोअर केस लिखा है, अपर केस नहीं लिखा है। ई लोअर केस लिखा है, अपर केस नहीं लिखा है। आई हमने लोअर केस लिखा है, ओ और यू भी लोअर केस लिखा है। तो सेट का नाम देंगे अपर केस अल्फाबेट से, और सेट के मेंबर्स को डिनोट करेंगे लोअर केस अल्फाबेट से। ये जितनी चीजें मैं कह रहा हूँ सब आपको लिखा दूंगा अभी अभी बस आप सुनते जाइए। तो अभी हमने क्या क्या देखा, एलिमेंट, मेंबर, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, सेट का नाम कैपिटल लेटर से, सेट के एलिमेंट्स का नाम स्मॉल लेटर से। अब यहाँ एक सिंबल होता है जो बहुत यूज होता है, वो ये वाला सिंबल है। सी लिखा है ऐसे, थोड़ा सा लंबा सी कर दिया, और ये वाला जो है उसके बीच में एक लाइन खींच दिया तो ई की तरह दिखने लगे। तो दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर बिलोंग्स टू। हमारे पास नोटिस आ गया है क्लास खत्म करने का, 2 मिनट के बाद इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो दोबारा से सेम आईडी पासवर्ड के साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो ये जो सिंबल है, इस सिंबल का मीनिंग है बिलोंग्स टू, और यही ई का सिंबल बना के ऐसे काट दिया, इसे कहा जाएगा डज नॉट बिलोंग टू। तो अब बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू का मतलब क्या है, तो वही मतलब है जो इंग्लिश में होता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि अल्फाबेट ए, ये सेट वी जो है इससे बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू कैपिटल वी। पूछा जाए कि जो ई है अल्फाबेट, क्या ये ई अल्फाबेट सेट वी से बिलोंग कर रहा है, ये कर रहा है, तो हम लिख देंगे ई बिलोंग्स टू सेट वी। पूछा जाए बी बिलोंग कर रहा है क्या, तो नहीं कर रहा है, तो हम लिखेंगे बी, ऐसे लिख करके काट देंगे, डज नॉट बिलोंग टू। तो ये बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू का मतलब समझ में आया आपको, या कुछ डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए, वरना ओके कीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बच्चों, ओके सर। ठीक है, अभी मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, दोबारा जुड़िए, अभी हमारे क्लास में टाइम बाकी है, एक सेशन और लेंगे हम लोग 45-50 मिनट। यस सर। तो अभी जो हम 4-5 बात बोले हैं उसको हम जो है लिख लेते हैं, ठीक है। The sets are usually denoted by uppercase alphabet, इसको कैपिटल लेटर कहते हैं, ठीक है। जैसे कैपिटल ए, इसी में लिख लिया कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एटसेट्रा। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर डिनोटेड बाय लोअर केस लेटर्स, जैसे छोटा ए, लाइक स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, एटसेट्रा। ये जो सिंबल है, दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर बिलोंग्स टू। फोर्थ पॉइंट लिख लेना, ये वाला सिंबल मतलब डज नॉट बिलोंग। पांचवा पॉइंट, द टर्म, एलिमेंट्स, नेबर्स और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट आर सिनोनिमस, मतलब सबका मीनिंग सेम है। दीज टर्म्स आर नॉट डिफाइंड, इन टर्म को डिफाइन नहीं किया गया है फॉर्मली, अंडरस्टूड है कि क्या कहा जा रहा है। ये जब आप लिख लेंगे तो जो एग्जाम्पल हम लिखे थे उसको लिखिएगा, लिख के बता दीजिएगा, हो गया क्या। ये वाला एग्जाम्पल लिख लो फिर, जो v बराबर करके लिखा है, ये सब जो सिंबल बना करके लिखा है हमने, इसको आप तो जो ई है इसको जरा और साफ से लिख लेते हैं। ई बताओ, हो गया, चलो मुझे लगता है कि हो गया होगा ये। अब हम सेकेंड टॉपिक पे आते हैं अपने, जैसा कि हमने देखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हेडिंग डाला हमने, आप भी साथ साथ लिखते रहिए। पहले तो नाम लिख लेते हैं, सेट को किन किन मेथड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उनके नाम लिख रहे हैं। तो पहला मेथड है, उसका नाम है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। सेकेंड मेथड है जिससे जिससे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो है सेट बिल्डर फॉर्म, या इसी का दूसरा नाम है रूल मेथड, मतलब एक रूल के तहत ये लिखा जाता है। तीसरा मेथड है इंटरवल रोटेशन। फोर्थ मेथड है वेन डायग्राम। सबसे पहले रोस्टर मेथड समझते हैं क्या होता है, आप लिखते रहिएगा, साथ साथ हमारे लिखते रहिएगा। रोस्टर मेथड में किसी भी सेट को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं उसको हम लिखते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था ए, ई, आई, ओ, यू, तो जितने भी एलिमेंट इस सेट के अंदर थे उन सबको हमने लिख लिया। सबके बीच में हमने कॉमा लगाया, कॉमा ही लगाना है, अपने मर्जी से फुल स्टॉप नहीं लगाना है।
सारे एलिमेंट्स को लिस्ट किया, कॉमा लगाया, और रोस्टर मेथड का रूल है तीसरा, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, जिसको सिर्फ ब्रेसेस भी बोला जाता है, ब्रेसेस भी बोलते हैं इसको, इसी का नाम है कर्ली ब्रैकेट्स। तो रोस्टर मेथड में लिखने के लिए अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे, 5 जैसे दो एलिमेंट है 5 7 ऐसे लिख देंगे, तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा पूरा। वो मीनिंग क्या होगा आपको पता चलेगा धीरे धीरे करके, मगर अभी तो फिलहाल समझिए कि आपको लिखना है कर्ली ब्रैकेट के अंदर में ही, ये वाला फॉर्म में नहीं लिखना है आप। इसका मीनिंग हो जाता है, अगर आप ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे तो इसका मीनिंग हो जाता है कि 5 से लेकर के 7 के बीच में सारे रियल नंबर इंक्लूडिंग 5 एंड 7, 5 और 7 को इंक्लूड करते हुए इसके बीच में जितना नंबर है ना सारा। और ऐसे आप लिखे 5 7, तो इसका मतलब हुआ कि ये एक सेट है, जिस सेट में दो एलिमेंट है। वो दो एलिमेंट कौन कौन से हैं भाई? तो 5 और 7। तो इस वाले सेट में पूछा जाए, जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया है हमने, इसमें कितने एलिमेंट हैं? तो आप कहेंगे इनफाइनाइट। इसमें कितने एलिमेंट हैं? दूसरे वाले सेट, दूसरे वाले फॉर्म में जो हमने लिखा, तो इसमें बस दो एलिमेंट है, पहला है 5, दूसरा है 7। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला रूल है, इसको हम पढ़ेंगे जब हम इंटरवल नोटेशन पढ़ेंगे तब। अभी तो हम रोस्टर मेथड पढ़ रहे हैं, तो रोस्टर मेथड में हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। तो तीन चीजें हमने बताई आपको अभी तक रोस्टर मेथड में लिखने के लिए। पहला, सारे एलिमेंट्स को लिख दिया जाएगा। दूसरा, सबके बीच में कॉमा लगाया जाएगा। तीसरा, कर्ली ब्रैकेट में डाला जाएगा। चलिए अब रोस्टर मेथड की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं इसी बात पे। इन दिस मेथड ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड। सारे मेंबर को लिस्ट किया जाता है, सेपरेटेड बाय कॉमास, enclosed in curly brackets और braces। कर्ली ब्रैकेट का ही नाम है braces। एग्जांपल लिख लिया जाए, एक एग्जांपल लिखते हैं दैट इज सफिशिएंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। जैसे हम कहते हैं द सेट एस ऑफ अल्फाबेट्स इन द वर्ड दिल्ली, और उस सेट का नाम एस दे दिया, तो कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में ऐसे, एस बराबर स्मॉल से लिखा ई एल एच आई। आप में लिखते रहिएगा, हमारे आप लोग भी। इसमें कोई डाउट है अभी तक तो पूछ लीजिए, कम आसान आसान चल रहा है, और ऐसे ही स्मूथली पूरा 11 क्लास निकलेगा। जो लोग भी मैथ लेंगे उनके लिए, हालांकि ये नया होता है, मगर हम अपने एक्सपीरियंसेस में जितनी मुश्किलें फेस किए या हम देखे स्टूडेंट फेस करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे, एकदम स्मूथली पूरा 11 क्लास का मैथ निकलेगा, और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इम्पोर्टेंट रिमार्क रोस्टर फॉर्म के बारे में, जैसे आप कोई भी सेट हमको दिया हुआ है, उसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, ये तो ये वाला सेट, सपोज इसको हम एस नाम दे दे रहे हैं, और दूसरा एक सेट किसी ने ए लिखा, जिसमें सेम एलिमेंट को लिखा मगर ऑर्डर आगे पीछे कर दिया, 4 1 3 2 लिख दिया उसको। तो ये जो दोनों सेट है ये सेम है, इक्वल है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है रोस्टर फॉर्म। आप किसी भी ऑर्डर में आंसर लिखिए, वो सही माना जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये है हमारा। फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। एग्जाम्पल में लिखेंगे हम सेट 1 2 3 4 और 1 2 3 और 1 3 4 2 एटसेट्रा आर ऑल सेम। जैसे हमारा किसी ने सेट लिखा 1 2 3 और किसी ने दूसरा सेट लिख दिया ए, तो लिख दिया 1 1 2 3 2, तो ये दोनों सेट सेम है, मतलब रिपीटेशन मैटर नहीं करता है। जैसे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, वैसे ही रिपीटेशन मैटर नहीं करता है। तो ये जो सेट 1 है, ये भले ही इसने 2 बार लिख दिया, 2 को इसने 2 बार लिख दिया, मगर ये दोनों सेट को सेम माना जाएगा। और सेट लिखते वक्त ध्यान देना है कि अच्छा ये होगा कि कोई अगर अल्फाबेट रिपीट हो रहा है तो उसको आप रिपीट मत कीजिए। जैसे एक शब्द लिखा है स्कूल, तो अब उसने कहा
स्कूल वर्ड में जो अल्फाबेट आ रहे हैं उनका सेट। तो अगर आप लिख देते हैं उस सेट का नाम देके m बराबर s लिख दिया आपने, c लिख दिया आपने, h लिख दिया आपने, o एक बार लिख दिया आपने, l एक बार लिख दिया आपने, ठीक है। o को 2 बार नहीं लिखा, तो ये सही है बिल्कुल, और ज्यादा सही तरीका यही है लिखने का। कोई बच्चा इसको ऐसे लिखता है, स्कूल के अल्फाबेट का सेट SCHOOL, तो उसका भी आंसर सही है, गलत नहीं है। मगर ज्यादा बेहतर है कि आप जो रिपीट हो रहा है उसको रिपीट ना करके लिखें। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है जो फॉलो होता है, ठीक है। तो यही हमारा सेकंड पॉइंट, द सेट डज नॉट चेंज बाय रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को रिपीट करने से सेट चेंज नहीं होता है। दी सेट्स SCHOL एंड SCHOOL आर सेम। अब इसमें आप एक चीज बोलोगे कि सर कैपिटल लेटर में क्यों लिख दिए, अभी तो पढ़े थे कि स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो हमने कहा था आपको कि वहाँ जनरली वर्ड भी जो है मार्क कीजिएगा, जनरली स्मॉल लेटर में लिखते हैं। अगर उसने कैपिटल लेटर में ही आपको क्वेश्चन दे दिया और आप कैपिटल लेटर में लिख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही है। इसमें सेट में अब लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट रिमार्क्स में, थर्ड रिमार्क ये है कि कभी कभी ना बीच में या एंड में 3 डॉट लगा के छोड़ते हैं। जैसे हम नेचुरल नंबर का सेट लिख रहे हैं एन, कैपिटल एन, तो हमने लिखा 1 2 3 4, 3 डॉट लगा करके हमने छोड़ दिया, लास्ट में ब्रैकेट बंद कर दिया। तो 3 डॉट का मतलब है कंटिन्यूज ऑन, गोज ऑन, मतलब ये आगे तक जा रहा है। तो अगर सेट इनफाइनाइट है या बहुत सारे एलिमेंट हैं तो आप एंड पे 3 डॉट लगा सकते हैं, और बहुत सारे एलिमेंट हैं, सेट इनफाइनाइट नहीं है, तो बीच में 3 डॉट लगा दिया जाएगा। जैसे अल्फाबेट्स का सेट हमको लिखना है, तो हम लिखेंगे ABCD, 3 डॉट लगाएंगे, लास्ट में लिखेंगे XYZ। तो ये चीज, तो 3 डॉट बीच में लगा दिया, मतलब बीच में कुछ एलिमेंट्स और थे जिनको नहीं लिखा गया है। पढ़ने वाले के लिए वो अंडरस्टूड है कि बीच में क्या लिखा गया होगा। लास्ट में 3 डॉट लगा दिया, मतलब ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और 3 डॉट जो होता है, इसका एक स्पेशल नाम है, इसको एलिप्सिस कहते हैं। ELLIPSIS, एलिप्सिस। तो चलो अब हम ये वाला जो पॉइंट बोले हैं वो लिख लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज वेरी लार्ज, लिखते जाइएगा आप लोग साथ साथ। अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, वी कैन पुट 3 डॉट्स कॉल्ड एलिप्सिस इन द मिडल और एट द एंड। इसके 2 एग्जांपल हम लिखते हैं। पहला तो वही जो नेचुरल नंबर का सेट है, n बराबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बराबर 1 2 3 4, 3 डॉट लगाया, 5 6 डॉट अपने मतलब से मत लगाना, स्टाइल में टक 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 टक, बच्चा लोग का आदत है मारते जाता है 5 6 डॉट। सेकंड एग्जांपल, ए बराबर सेट ऑफ अल्फाबेट्स, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए कॉमा बी कॉमा सी, फिर बीच में 3 डॉट लगा दिया, फिर कॉमा दिया, फिर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। हो गया सर। बहुत जल्दी जल्दी लिख रहे हो राशिद, क्या बात। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं सर। वाह जी वाह, स्क्रीनशॉट लेके बोल दे रहे हो गया। जो बच्चा सब लिख रहा होगा वो सब सोच रहा होगा कि कितना तेज लिख रहा है भाई राशिद। स्क्रीनशॉट भी ले ले रहे हो तो कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना। तो हम आगे पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट मेथड तो हो गया, फर्स्ट मेथड के बारे में इंपॉर्टेंट बातें भी हो गई। अब सेकेंड मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में पहले तो तुमको पढ़ना सीखना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है वो पढ़ना सीखो, फिर बताएंगे कि होता क्या है। ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखेगा तुम्हें, एक कर्ली ब्रैकेट, फिर सपोज ऐसा रहेगा कुछ एक्स, और यहाँ पे एक कॉलन लगाएगा, कॉलन ही लगाना है, सेमी कॉलन नहीं लगाना है। और ऐसे लिखा रहेगा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, और फिर कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देगा। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, देखो ये जो पहला वाला जो ब्रैकेट यहाँ दिख रहा है और एंड वाला, मतलब ब्रैकेट्स को हम बोलेंगे द सेट ऑफ, और जो एक्स लिखा हुआ है इसको हम कहेंगे ऑल एक्स। और फिर जो ये जो कॉलम दिया हुआ है
इसको हम कहेंगे सच दैट पढ़ेंगे इसको। कोलन को हमने पढ़ा सच दैट, ये जो लिखा था इसको हमने पढ़ा ऑल एक्स, ठीक है। ब्रैकेट्स को हमने पढ़ा द सेट ऑफ, और जो लास्ट में बस ये बच गया एक इधर, ये जो कंडीशन है इसको हम एज इट इज पढ़ लेंगे। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ठीक है। तो जो ब्रैकेट शुरू होगा पढ़ेंगे उसको द सेट ऑफ, जो एक्स लिखा हुआ है इसको पढ़ेंगे ऑल एक्स, कोलन को पढ़ेंगे सच दैट, और आगे जो लिखा हुआ जो कुछ भी लिखा रहे कंडीशन उसको एज इट इज लैंग्वेज में करके हम लिख देंगे। तो ये तो हो गया आपका पढ़ने का तरीका। तो सेट बिल्डर फॉर्म में करते क्या है, जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है उसके अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढते हैं। जैसे इस वाले सेट में जो भी सेट लिखा रहा होगा उसमें कॉमन प्रॉपर्टी ये रही होगी कि उसके सारे एलिमेंट 5 या 5 से बड़े रहे होंगे, 5 या 5 से बड़े रियल नंबर, ठीक है। एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं हम, कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढते हैं और इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं ब्रैकेट में करके सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, और यहाँ पर प्रॉपर्टी। तो जरा इसको आप कॉपी करो, तो यहाँ मैंने लिखा है, जो एग्जाम्पल लिखा है पहले इसको कॉपी करो फिर आगे लिखते हैं। कहाँ चले गए सब, सो गए क्या, बोल नहीं रहे हो, क्या गुस्सा हो गए हमसे, नया नया चीज क्यों पढ़ाने लगे। 7 8 9 वाला ही पढ़ाइए सर, उसी में मजा आता था। तो ये इसके लिखने का तरीका है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आएगा। इसका जनरल फॉर्म जो है क्या होता है वो लिख लो, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, और यहाँ पे प्रॉपर्टी। तो अगर जो एलिमेंट्स है उनके बीच में कोई भी कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है तो हम फिर उस वाले सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो हम और क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। इतना मुझे लगता है आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट नोट्स लिखते हैं। जो एक्स हमने यूज किया है ना, यहाँ पर एक्स बस एक प्लेस होल्डर है, एक्स की जगह कोई भी दूसरा वेरिएबल यूज किया जा सकता है। तो ये हमने लिखा एक्स is just a placeholder. We can use any other variable in its place. y, t कुछ भी यूज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। सेकेंड बात इसमें क्या है, कोलन की जगह एक सीधा लाइन बिल्कुल जो है लगाते हैं। जैसे कोलन लगाया था ना हमने यहाँ पे, यहाँ कोलन न लगा कर सीधा लाइन लगा सकते थे। तो किसी किसी बुक में सीधा लाइन लगा दिखेगा, मगर सेमी कोलन नहीं लगाना है, ठीक है। कोलन या सीधा लाइन, वही यहाँ पे हम लिख रहे हैं। समटाइम्स symbol is used in place of colon, but do not use semicolon. कोलन के बाद जगह है तो कोलन का सिंबल बना लो। चलो थर्ड पॉइंट, इफ देयर इज नो कॉमन प्रॉपर्टी बिटवीन द एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट्स के बीच में कोई कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है, द एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन सेट बिल्डर फॉर्म। और चौथा है, इसको तो पेन से ही लिखना पड़ेगा। जैसे हमको बताना है कि जो सेट है तो सपोज जो है नेचुरल नंबर्स का सेट है n का, तो उसको हम कहाँ पे बताएंगे। जैसे हमको बोलना है कि सारे नेचुरल नंबर जो 5 के बराबर है या 5 से बड़े हैं, ठीक है, तो वो हम लिख के दिखाते हैं तुमको। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ये लिखना है तुमको, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, सारे एक्स का सेट ऐसे एक्स 5 या 5 से बड़ा है, और फिर कॉमा दिया, और कॉमा दे के लिखा कि एक्स नेचुरल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ब्रैकेट बंद कर दिया।
तो एक तरीका तो ये हो गया लिखने का। एक तरीका क्या होता है, जो नेचुरल नंबर है ये बाद में ना लिख करके इससे पहले ही लिख देते हैं। तो ऐसे लिख दिया, द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। नेचुरल नंबर से बिलोंग करने वाला सेट ऐसे कि एक्स 5 के बराबर है या 5 से बड़ा है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो दूसरा वाला तरीका में देखो जगह कम लग रहा है, तो हम तो यूजुअली जो है दूसरा वाला तरीका ही जो है फॉलो करते हैं लिखने के लिए, ऐसे सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। आपकी मर्जी, आप जिस भी तरीके से चाहें आप लिख सकते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल देके बता दिया आपको कि किस टाइप का नंबर है वो आप कोलन के बाद भी लिख सकते हैं, कोलन के पहले भी लिख सकते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चन लगा देते हैं एक दो। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में कहा है कि या तो बिलोंग टू का सिंबल लगाओ या नॉट बिलोंग टू का सिंबल लगाओ। तो 5 में क्या लगाओगे, जो सेट ए है ये 5, ये सेट ए से 5 बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। 5 देखो यहाँ है, तो हम यहाँ यहाँ हम बिलोंग टू का सिंबल लगा देंगे, ये वाला। 8 देखो, 8 सेट ए से बिलोंग कर रहा है या नहीं? नहीं। तो यहाँ नॉट बिलोंग टू का सिंबल लगा देंगे, दूसरा वाला। 0 देखो बिलोंग कर रहा है क्या ए से? नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम कौन सा सिंबल लगाएंगे? नॉट बिलोंग टू। नॉट बिलोंग टू का। 4 कर रहा है। कर रहा है, बिलोंग्स टू। बिलोंग टू का सिंबल लगा देंगे। 2 बिलोंग्स कर रहा है। बिलोंग टू का सिंबल लगा देंगे। 10 नॉट नॉट बिलोंग्स। नॉट बिलोंग। ठीक है। अच्छा, अब जैसे यहाँ से कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, ये थर्ड तक ही आपको देंगे। सेट बिल्डर फॉर्म का हम कल कुछ एग्जांपल करवाएंगे, लिख के दिखाएंगे, तब आपको देंगे होमवर्क करने के लिए। ये सेट बिल्डर फॉर्म में देके रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कहा है, तो इसका कुछ क्वेश्चन हम जो है अभी कर ले रहे हैं सॉल्व। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, कहा है कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो थर्ड का फर्स्ट देखो क्या क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ो पहले। ये कर्ली ब्रैकेट का मतलब द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, उसके बाद प्रॉपर्टी लिखी हुई है, एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स लाइज बिटवीन -3 एंड 7। या इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, एक्स ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 7। तो -3 और 7 के बीच में कौन कौन सा इंटीजर आता है भाई? हाँ, -2 कॉमा -1 0 1 2 3 4 5 और ये लास्ट में 6। ये हो गया। -3 को नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ था ना, इस वजह से। तो सेकेंड पार्ट देखो इसका, सेट ऑफ ऑल एक्स such that x is a natural number less than 6। 1 2 3 4 5 6 नहीं, 1 2 3 5 4 तक। लेस देन और इक्वल टू लिख देता तब 6 को भी इंक्लूड कर। तो 1 2 3 4 5 तुम लोग भी क्वेश्चन नंबर देके इसको लिखते जाना। या अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो या रिकॉर्डिंग से लिखना चाह रहे हो तो कोई बात नहीं, वो तुम्हारी मर्जी है, वो मेरे लिए और अच्छा ही होगा क्योंकि टाइम क्लास में ज्यादा मिलेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने। ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, सेट ऑफ ऑल एक्स such that x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8। 2 डिजिट का नंबर जिसमें डिजिट का सम 8 हो जाए। 2 डिजिट का नंबर कौन कौन सा है जिसमें डिजिट का सम 8 हो जाए? एक तो 17 हो गया, 17 में एक साथ को जोड़ के 8 हो गया, 26। तो लिखते जाते हैं, चलो 17 26 35 44 53 62 71 हाँ 80। सही, 80 के बाद कोई नहीं, क्योंकि 80 के बाद 9 वाला डिजिट शुरू हो जाएगा। 80 से छोटा भी नहीं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हम तो 08 लिख रहे हैं, 2 डिजिट का नंबर कितना अच्छा है।
तो उस बच्चे को फिर 11th में से डिमोट कर दिया जाएगा, उसको वो भेज दिया जाएगा 2 क्लास में कि जाओ नंबर पढ़ के आओ। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आपका होमवर्क मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर चलिए आज की क्लास इतनी ही ओवर कर रहे हैं। कल है ट्यूसडे, कल बायो और फिजिक्स का क्लास आपका होगा।